हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट आउट सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के यहाँ पे ड्रॉबैक्स हमको बताने हैं। इंडिफरेंस कर्व की इंप्रूवमेंट की हमको क्यों जरूरत है यूटिलिटी एनालिसिस के लिए, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द इंडिफरेंस कर्व इज सफरिंग द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे हम सफर कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व को देखते हुए। सबसे पहला ड्रॉबैक है हमारे पास, द इंडिफरेंस कर्व टेल्स अस नथिंग न्यू। इंडिफरेंस कर्व हमको कोई भी नई चीज budget. Professor Scumchard says the new technique has neither proved anything new, ना तो कोई नई चीज बताई है, nor it has proved anything old and wrong, ना तो कोई पुरानी चीज को गलत बताया है. In other words, it was hardly contributed any concept which has not already been established by the utility analysis. यहाँ पे ऐसा कोई भी concept नहीं है जो utility analysis से related हो. It is also pointed out that the new analysis is only old wine put into the new bottle. ये point भी करा गया है कि जो भी नया analysis है वो basically एक point के अकॉर्डिंग ही वर्क करा जाता है. ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी हैज इट्स काउंटरपार्ट एंड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली काउंटर पार्ट ही हमारे नए सब्सटेंस का. द ओल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी हैज बीन रिप्लेस्ड विद द न्यू प्रिंसिपल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जो नया पुराना जो कॉन्सेप्ट था डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, जो अब कन्वर्ट हो चुका है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर. It is evident thus that the indifference curve analysis is the old conventional utility analysis put into the new graph. हम ये बोल सकते हैं कि indifference curve basically पुरानी एक टेक्निक है जो यूटिलिटी को हमको एक्सप्लेन कर रही है. सेकंड हम ड्रॉबैक देखते हैं. The indifference curve analysis based on the unusual assumption. Indifference curve basically unusual assumption के ऊपर based है that the consumer spends his money income on two goods only. वहां पे ये बताया गया है कि कंज्यूमर दो ही गुड्स पे अपने मनी को स्पेंड करता है. In real life the consumer spends his money more than two goods. It is true that this analysis extended for more than two goods, but then the indifference map loses its simplicity. लेकिन indifference map basically अपनी simplicity को तोड़ देता है, इसलिए indifference कर्व में सिर्फ दो ही कमोडिटी के बारे में बता रखा है. Hence the entire analysis become extremely complicated. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो analysis है वो बहुत ज्यादा complicated हो चुका है. The indifference curve is based on the wrong assumption that the consumer is familiar with his entire preference schedule. Indifference curve यहाँ पे wrong assumption के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि कंज्यूमर फैमिलियर है अपने पूरे प्रेफरेंस शेड्यूल के अकॉर्डिंग. दिस एनालिसिस अज्यूम्स दैट एवरी कंज्यूमर इज फुल्ली conscious of the various combinations of two goods, says apples and the oranges which have equal satisfaction. यहाँ पे कंपेयर जो करा गया था वो दो कमोडिटीज के बीच में कंपेयर करा गया था, जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस की बात करी जो हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. नाउ इट इज नॉट बी रियलिस्टिक ऑन आवर पार्ट दैट मेक द assumption because it is physically not possible for the consumer to have complete knowledge of all the combination. अब ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक नॉर्मल आदमी के पास पूरी नॉलेज नहीं होती जब भी वो कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है. तो अब तो गुड्स विच equal satisfaction. At the best, he has the knowledge only the part of the preference schedule or the indifference का. उसके पास सिर्फ knowledge अपनी preference के according ही होती है, उसी के basis के ऊपर वो काम करता है. The very basic assumptions then of the indifference curve analysis proved wrong. तो basic assumption जो indifference curve का ये बिल्कुल गलत हो चुका है. Still another unrealistic element in the analysis is that the indifference curve analysis includes even the most absurd combination of two goods which the consumer can never think of the accepting. जहाँ पे कंज्यूमर सोच ही नहीं सकता क्या एक्सेप्ट करना है कंजप्शन के पर्पस के अकॉर्डिंग. For example, one shirt and 10 trousers is ridiculous combinations with no sensible consumer would ever opted. अब एक शर्ट और 10 ट्राउजर ले लिए हमने तो कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास बना ही नहीं है. Still the indifference curve includes the absurd combination. फिर भी indifference curve हमको इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताएगा. The indifference curve analysis only microeconomics character, सिर्फ एक माइक्रोइकोनॉमिक करेक्टर ही है ये. It deals only with the choice of the individual consumer or it studies the equilibrium of the individual consumer. सिर्फ individual consumer के equilibrium के बारे में ही यहाँ पे बात करी जाती है. It throws a light on the analysis of the group equilibrium. Group equilibrium के ऊपर भी main emphasis डाला जाता है. We can draw the indifference curves showing the choices of the individual consumers, but we cannot draw the indifference curve indicating the choice of the country as a whole. हम एक individual consumer के choice के according तो indifference curve को बना सकते हैं, लेकिन पूरे country के according indifference curve को नहीं maintain कर सकते. The indifference curve analysis based on the assumptions on the economic rationality. Like the old utility, the indifference curve analysis also built upon the assumption that the consumer behaves a rational manner. Consumer यहाँ पे rationally behave करता है. इसका मतलब क्या है? Assume that every consumer spend money on the various goods in such a manner to secure the maximum satisfaction. एक consumer उन चीजों पे spend करता है जहाँ से उसको maximum satisfaction हो अपने expenditure के according.
The indifference analysis also assumes that the consumer attempts to drive the maximum satisfaction out of his expenditure. अपने expenditure से ज़्यादा satisfaction की वो demand करता है. This assumption of the economic rationality is not a very realistic assumption. ये जो economic rationality का assumption है ये इतना ज़्यादा realistic नहीं है, because there is an immutable consumer who spends the money in an irrational and the thoughtless manner. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो thoughtless manner के अंदर distribution करते हैं अपनी income का. This analysis is predominantly retrospective रहती है dominant के according. Samuelson has strategized the indifference curve analysis on the ground that it studies the consumer's behavior. Consumer के behavior को study करता है on the basis of imaginary indifference curves. Indifference curves को imagine करते हुए, it is on the account of this basic defects that he has recently developed his behavioristic method of deriving the theory of demand. जहाँ पे theory of demand को ही derive करा जाता है. He reveals the preference theory is based upon the observed market behavior of the consumer. जहाँ पे observed market behavior जो है कंज्यूमर और उसके ऊपर काम किया जाता है. दिस एनालिसिस बेस्ड अपॉन द वीक ऑर्डरिंग हाइपोथेसिस. वीक ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग ये मेंशन करा जाता है. अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस द कंज्यूमर कैन बी indifferent between the certain combination of two goods. दो गुड्स के कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाए जाते हैं. This position of the indifference assumed by the indifference curve analysis quite unrealistic according to the critics. Critics के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें unrealistic बनाई जाती है. When a consumer consumes a combination of P, it means that he considered all the alternative combination of the inferior to the P. सारे combinations यहाँ पे लगाए जाते हैं inferior के according. In other words, he reveals his definite preference for the P. P से हम एक definite preference हम डाल सकते हैं. His order is therefore not weak but strong. उसका जो order है वो weak नहीं है बल्कि strong है. It is primarily on his ground that the Samuelson has rejected the weak ordering hypothesis and built up the revealed preferences theorem on the basis of the strong ordering hypothesis. Strong hypothesis के basis पे यहाँ पे decisions लिए गए हैं. Despite these defects and the drawbacks, the fact remains that the indifference curve analysis make a considerable improvement over the conventional utility analysis. बहुत सारी जो utility analysis है उसके basis पे यहाँ पे approach करा गया है. Thus, the indifference curve analysis considers the superior as the conventional utility analysis. इसलिए इसको superior माना गया है. यहाँ पे कुछ grounds भी है यहाँ पे. It takes the cross effect into the account. Account के अंदर एक cross effect पैदा करता है. इसका मतलब क्या है? The great weakness of the orthodox utility analysis was that it did not cross effect into the account. The new analysis removed this by giving the due recognition of the cross effect of the commodity. Commodity के जो cross effects हैं उसको भी यहाँ पे दर्शाया जाता है, जहाँ पे marginal rate of substitution and law of diminishing marginal utility दोनों ही law को एक main मुद्दा बनाया गया है. It has clearly bring out the distinction between the income and the substitution effect. जहाँ पे income और substitution effect को भी हम लेके आ सकते हैं. A serious weakness of the conventional utility analysis that it fails to bring out the distinction between the income effect and the substitution effect. जहाँ पे income effect और substitution effect के ऊपर यहाँ पे difference हम assume कर रहे हैं. If the quantity demanded of the commodity increases, अगर quantity demanded को बढ़ा दिया जाए upon the fall in its prices, the utility analysis will not tell us how much of the increase in demand is due to the income effect. कितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा इनकम के साथ साथ ये नहीं बता जाता. इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं. The utility analysis simply tells us of total increase in the quantity demanded of the commodity consequently upon the fate in its prices. जितना quantity demanded है उसके हिसाब से यहाँ पे फंक्शन करे जाते हैं. The indifference curve analysis on the contrary not only tells us the total increase in the quantity, total increase ही नहीं बताता है quantity का a commodity, but also clearly tells us how much of the increase is due to the net income effect. कितना ज्यादा इफेक्ट आएगा हमारी इनकम का इसके ऊपर ये भी देखा जाता है. and how much is due to the substitution effect, और कितना ज्यादा इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी आएगा वो भी देखा जाता है. It eliminates the difficulty concerning the measurement of utility. measurement utility को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं. The orthodox utility analysis was based on the cardinal number system. ये basically cardinal number system पे मेजर है, add और subtract किया जाता है. This was obviously a serious weakness of the conventional analysis. यही सबसे बड़ी weakness है हमारे एनालिसिस की, because the utility is not measurable but purely a psychological concept. utility measure नहीं कर सकते, सिर्फ एक psychological concept है हमारा ये. From the standpoint, the indifference curve analysis was more scientifically because it did not recognize the measurability of utility. जहाँ पे measurement नहीं किया जा सकता utility का, it was based on the ordinal number of system, ordinal number system के ऊपर ये based है. It had abolished the very concept of the marginal utility, replacing it by the new concept of the marginal rate of substitution. यहाँ पे कुछ नया concept भी आता है marginal rate of substitution का, जिसके हिसाब से ये सारी चीजें function करी जाती हैं.
It enables us to enunciate a more comprehensive theory of the demand than the marginal utility analysis. ये और भी ज्यादा comprehensive theory यहाँ पे build up करता है. The indifference curve analysis splits up the two effect of the price changes into the first income effect, substitution effect. Income effect भी आता है यहाँ पे, substitution effect भी आता है. This enables us to enunciate a more comprehensive theory of demand than the marginal utility analysis. ज्यादा से ज्यादा जो comprehensive demand है वो भी यहाँ पे बहुत तेजी से increase हो रही है. In case of the normal good, the income and the substitution effects are positive. Normal good के अंदर जो income और substitution effect है वो basically positive ही रहता है. That is why the quantity demand of a commodity increases when its price falls. Quantity demand को बढ़ाया जा सकता है जब price धीरे-धीरे गिरना start होती है. This amounts of inverse relationship between the price and demand in case of the normal good. यही basically inverse relationship है price और demand के बीच में. The marginal law of demand adequately explain this inverse relation. Marginal law of demand यहाँ पे explain कर सकता है इस relationship को. If however the good in question is an inferior one and its prices fall, जैसे जैसे इसकी prices गिरती है, the income effect will be negative. उसका income effect automatically negative हो जाता है. तो the substitution effect is always positive. यहाँ पे substitution जो effect है वो हमेशा positive ही रहता है. But so long as the inferior good does not claim a very large proportion of the consumer's total income, जब तक consumer की total income ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, the negative income effect will not be strong enough. जो negative income effect है वो कभी भी इतना ज्यादा strong नहीं हो पाएगा, and the net result will be the quantity demanded of the good will increase with the fall in its prices. तो quantity demanded automatically increase हो जाएगा जब prices गिरना start होगी. This accounts of the inverse relationship between the price and the demand even in the case of the most of these inferior goods. और बहुत सारे inferior goods की डिमांड भी इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलती है. The Marshallian law of the demand may be said to hold the good here. जो Marshallian law of demand है बेसिकली गुड्स के बारे में ही यहाँ पे बात करते हैं. But if the good is an inferior one, अगर गुड कोई भी inferior होगा and claims a very large proportion of the consumer's total income, और कंज्यूमर की टोटल इनकम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर इफेक्ट डालेगा, that is to say if the good is a given good then will fall in its prices. The good given good होगा तो वो अपनी प्राइसेस according fluctuate करेगा. The negative income effect will be so strong that to offset the positive substitution, the net result will be the quantity demand will decrease with the fall in the prices. जो quantity demanded है वो basically prices के हिसाब से गिरना start हो जाएगी. Thus there is a direct relationship between the price and the demand in case of the given good. Given good के according price और demand के अंदर continuously और consistently change आता रहता है. The Marshallian law of demand is unable to explain this direct relationship between the price and demand. Price और demand के direct relationship को हम ढंग से understand नहीं कर सकते हैं. The indifference curve analysis does not overlook the relation of the substitution. Substitution के relation को यहाँ पे ये नहीं बताएंगे. And complementary between the commodities as the Marshall analysis does. और complementary Marshall analysis जैसे करता है काम को. As in well known, one of the assumptions underlying the Marshall analysis was that a commodity was an independent commodity. जो commodity यहाँ पे वो basically independent commodity है, that its utility depend upon the quantity of the commodity alone. इसकी जो utility है वो basically commodity के साथ ही चलती है. This assumption was wrong and unrealistic. ये जो assumption है वो basically गलत और unrealistic होता है. As such, it has been severely criticized by the economics, right favorably inclined to the Marshall. Marshall से इसका ज़्यादा effect पड़ता है. It was primarily on account of these assumptions that the Marshall was led to ignore the relation of the substitution complementary between the commodities. जो Marshall relation है substitution का और complementary commodities का वो basically अलग ही है. The Hickson analysis on the contrary gave due recognition to this independence of commodity. जहाँ पे independence जो है commodity के उसके ऊपर main attention डाला जाता है. Since it took two commodities into account, दो commodities के बीच में ध्यान दिया जाता है, it is duly recognized their independence. उनकी इंडिपेंडेंस को भी हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड नहीं है. द मार्जिनल एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ अजम्पशन. यहाँ पे ये कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ अजम्पशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है. दिस इज इंडीड अ वेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशन हम बोल सकते हैं. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ इट इज स्पेंट ऑन द सेम कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेसिकली सेम नहीं हो सकती जैसे जैसे अमाउंट यहाँ पे हम बढ़ाते जाते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज नॉट बेस्ड अपॉन द अजम्पशन ऑफ द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यहाँ पे कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं किया है. दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी. ये बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी पे एम्फेसिस है. थ्योरम विदाउट the assumption of the constant marginal utility of the money. यहाँ पे assumption बिल्कुल constant marginal utility पे नहीं है.
द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेक द फ्यूअर assumption। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है बहुत ही कम assumption रखता है। द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेक सो मेनी रिलेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस है वो बहुत सारे assumptions मेंटेन करता है that it ends upon the totally inadequate unrealistic analysis। तो अनरियलिस्टिक एनालिसिस के बारे में ही मुद्दा बन जाता है। The indifference curve analysis on the contrary leads to the same conclusion as the utility analysis with the far fewer assumption। same concept चलता है कुछ assumptions के according। The indifference curve technique occupies today an important tool of the theoretical economics। theoretical economics का बहुत ही ज्यादा बड़ा economic tool यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको। The technique is being used not only in the demand analysis। सिर्फ demand analysis में हम इस technique को use नहीं करते but also in the several other branches of the economics such as the production index, taxation, rational international trade। बहुत अलग अलग तरीके से भी इनको यूज करा जा सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन हमने करा ड्रॉबैक्स के बारे में इंडिफरेंस कर्व के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।